हेलो गाइस, वेलकम टू बैंक टेक्निकल। मैं शरद आपके साथ सिविल डिपार्टमेंट से। सिविल में आपके 6 लेक्चर हुए हैं, 4 सीमेंट 2 कंक्रीट से। कई लोगों ने मुझे पर्सनल डीएम भी किया कि सर आप नया प्लेलिस्ट स्टार्ट कीजिए, नया सब्जेक्ट स्टार्ट कीजिए। तो आप लोग की बात में ध्यान में रखते हुए मैं जल्दी नया प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाला हूँ नया सब्जेक्ट से। जैसे कि जो आपका प्लेलिस्ट चल रहा है ये आपका बीएमसी सब्जेक्ट का चल रहा है, सीमेंट, कंक्रीट, फिर आगे टिम्बर, फिर रॉक, ऐसे कई सारे इसमें टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं इसमें। आपके डीएम के अकॉर्डिंग मैं आपका नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर दूंगा कुछ ही देर बाद। वो हो सकता है आपका एफएम स्टार्ट करूं या सॉइल स्टार्ट करूं या हाईवे स्टार्ट करूं, कोई भी स्टार्ट कर सकता हूं मैं। जैसा आप मुझे डीएम करेंगे कि सर आप ये सब्जेक्ट स्टार्ट कीजिए, जैसे मेजॉरिटी लोग मुझे डीएम करेंगे, जो सब्जेक्ट का मेजॉरिटी रहेगा मैं उसी सही हिसाब से आपको नया प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो अभी तो हमारा कंक्रीट चल रहा है, तो हम कंक्रीट की बात करते हैं। कंक्रीट, ठीक है। कंक्रीट में हम लोगों ने लास्ट 2 लेक्चर में देखा था कि वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है, एक्सपोजर होने पे कंक्रीट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कौन कौन से एक्सपोजर में हम लोग किस किस ग्रेड का कंक्रीट यूज करते हैं, और ग्रेड में जो हम लोग M10 लिखते हैं, M20 लिखते हैं, इसमें M क्या होता है, 10 क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे इसके आगे स्ट्रेस के बारे में। मैं टॉपिक लिख देता हूँ, स्ट्रेस। स्ट्रेस एक्चुअली होता क्या है? आप बोलेंगे सर कोई भी सब्सटेंस होगा उसकी क्षमता वो होती है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि किसी भी पार्टिकल का या फिर किसी सब्सटेंस का या किसी भी चीज़ का जो आपका स्ट्रेस होता है वो आपका मतलब कांस्टेंट वैल्यू होती है, मैं बोल सकता हूँ? नहीं, आपको स्ट्रेस होता है वो कांस्टेंट कभी नहीं होता है। किसी भी सब्सटेंस का स्ट्रेस कांस्टेंट नहीं होता है, उसकी स्ट्रेंथ कांस्टेंट होती है, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन स्ट्रेस कांस्टेंट नहीं होता है। अब 2 टर्म आ गए, स्ट्रेंथ और स्ट्रेस। स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है? तो मैं बात करता हूँ, अगर मैं एक क्यूब लेता हूँ, ये मैं एक क्यूब लिया, ये एक मेरे पास क्यूब है। अगर मैं इस पे स्ट्रेंथ लगाता हूँ, तो मैं इस पे लोड लगाता हूँ 10 न्यूटन का, ठीक है। सपोज के लिए ऐसे ही मैंने 10 न्यूटन का एक लोड लगा दिया इस पे, ठीक है। तो होगा क्या, ये जो आपका क्यूब है ये अपनी पोजीशन रिटेन कर रखने के लिए, अपने बनाए रखने के लिए पोजीशन को, ये इसको अपोज करेगा, तो ये भी 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा, ठीक है। ये भी 10 न्यूटन फोर्स लगेगा, ऊपर से हमारा 10 न्यूटन हमने एक्सटर्नली फोर्स दिया, ये इंटरनली इसको 10 न्यूटन इस फोर्स के अपोज में लगाएगा। ये जो होता है आपका स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस जो होता है हम लोग के, जो हम लोग एक्सटर्नली जो लोड लगाते हैं उस पर डिपेंड होता है। अगर हम जितना लोड एक्सटर्नली लगाएंगे उतना हमारे इंटरनली ये लगाएगा जो हमारा स्ट्रेस होता है। पर किसी भी चीज का एक क्षमता होता है, किसी भी चीज के सहने की क्षमता होती है। अगर इस क्यूब का जो आपका बियरिंग कैपेसिटी है, अगर मैं बोल दूं इसका 100 न्यूटन है और मैं 100 न्यूटन लगा दिया, 100 न्यूटन में एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया इसके ऊपर, अब मैं 10 नहीं मैं 100 लगा रहा हूं, तो जो इंटरनली जो ये इसको अपोज करने के लिए जो फोर्स लगाएगा वो भी 100 न्यूटन का ही लगाएगा, और ये इसका फाइनल होता है, फाइनल स्ट्रेस होता है, और इसी को हम स्ट्रेस इक्वल टू स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। इस कंडीशन में जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेंथ के इक्वल हो जाता है। स्ट्रेंथ क्या होता है, जो फाइनल स्ट्रेस होता है आपका, जिससे ज्यादा ये स्ट्रेस नहीं झेल सकता, उसके बाद ये टूट जाएगा। अगर मैं यहीं पर 100 की जगह 101 लगा दूं न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स, तो ये क्या होगा, क्यूब ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि अपोज 100 न्यूटन तक ही कर सकता है, और वो स्ट्रेंथ होता है आपका 100 न्यूटन। ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू होती है। ये स्ट्रेंथ जो होता है आपकी कांस्टेंट वैल्यू होती है, किसी भी सब्सटेंस का कांस्टेंट वैल्यू स्ट्रेंथ होता है। लेकिन स्ट्रेस जो होता है ये आपका वेरिएबल होता है। ये आपका वेरिएबल होता है, जिसके अकॉर्डिंग आप ऊपर जैसे जैसे फोर्स लगाएंगे, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, जैसे जैसे लगाएंगे वैसे वैसे ही अपोज करने के लिए सेम वैल्यू लगाता रहेगा, स्ट्रेस बढ़ता रहेगा धीरे धीरे।
लेकिन एक कंडीशन पे, जो स्ट्रेंथ इक्वल टू स्ट्रेस हो जाता है, स्ट्रेंथ के इक्वल अगर ये आ गया, उसके बाद अगर आप बढ़ाते हैं तो ये स्ट्रेस जो होता है और स्ट्रेंथ ये तो इक्वल हो चुका था 100 न्यूटन पे, अगर मैं 101 पे लगा देता हूँ तो क्यूब आपका ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ जो आपका स्ट्रेस होता है वो वेरिएबल होता है, वो एक्सटर्नली फोर्स पे डिपेंड करता है कि कितना फोर्स आप उसके ऊपर लगा रहे हैं। अगर उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो आपका धीरे धीरे ये भी बढ़ता रहेगा, फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इसका मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा कि उससे ज़्यादा वैल्यू लगाएंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। वो स्ट्रेंथ होता है, वो किसी भी क्यूब का वो स्ट्रेंथ होता है जो किसी भी सब्सटेंस का कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, ये तो बात है स्ट्रेस की कि स्ट्रेस इंटरनली होता है, इंटरनल डिपेंड करता है कि एक्सटर्नल डिपेंड करता है कि कितना फोर्स लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये इंटरनली अपोज करता है, वो हमारा स्ट्रेस होता है। तो कंक्रीट में अगर मैं स्ट्रेस की बात करूं, बेसिकली कंक्रीट में स्ट्रेस दो तरीके होते हैं, एक होता है टेंसाइल और एक होता है आपका कॉम्प्रेशन। अब टेंसाइल क्या होता है और कॉम्प्रेशन क्या है, इसकी मैं बात कर लेता हूँ। टेंसाइल, जैसे कि ये मैं मार्क कर लिया, अगर मैं इसको खींच रहा हूँ, मैं काफ़ी फोर्स लगा के उसको खींच रहा हूँ, बाहर तरफ मैंने खींचा, ठीक है, तो मेरा जो फोर्स होगा वो मेरा ऐसे लगेगा बाहर तरफ। ठीक है, तो ये मैं इसको टेंशन दे रहा हूँ, इसको मैं खींच रहा हूँ। तो मैं बात करूँ, अगर मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, ये कोई भी आपका सब्सटेंस है, इस पर मैं इधर P फोर्स लगा रहा हूँ, इधर भी मैं P फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये इसको स्ट्रेच करने की कोशिश करेगा, इस सब्सटेंस को जो फोर्स होगा। ठीक है, तो इसको टेंशन देने का काम कर रहा है ये। वही मैं कॉम्प्रेशन की बात करूं, मैं इस पे ऐसे फोर्स लगाऊंगा इनवर्ट। अगर मैं कोई फोर्स P है उसको मैं इनवर्ट फोर्स लगा रहा हूं, जिसको कॉम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये कुछ ऐसे हो जाता है, ये दब जाता है। ठीक है, तो ये कॉम्प्रेशन हो गया, ये आपका स्ट्रेस जो होगा कॉम्प्रेशन स्ट्रेस है, ये टेंसाइल स्ट्रेस है। ये तो बात हुई कि टेंसाइल और कॉम्प्रेशन की। इसके अंदर क्या आता है, अगर मैं कंक्रीट की बात कर रहा हूं, अगर मैं कंक्रीट की बात करता हूं तो इसमें 3 तरीके का टेंसाइल आता है आपका। एक होता है आपका बियरिंग, एक होता है आपका स्प्लिट और एक होता है आपका डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, ये इसमें 3 तरीके होते हैं, इसकी मैं आगे बात करूंगा। अभी कॉम्प्रेशन में आपका 2 तरीके होता है, एक होता है आपका बेंडिंग, बेंडिंग कॉम्प्रेशन स्ट्रेस, और दूसरा होता है आपका डायरेक्ट कॉम्प्रेशन स्ट्रेस। बेसिकली इसमें 2 तरीके होते हैं और इसमें 3 तरीके होते हैं। एग्जाम में क्या पूछता है आपसे, एग्जाम में आपसे इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे देगा और बोल देगा इसकी वैल्यू निकालिए। जैसे इसका जो बियरिंग डायरेक्ट टेंसाइल निकालने का फॉर्मूला जो होता है, मैं 1 बाय 1 फिर से रफ करके लिख देता हूं। बेंडिंग, इसको हम लोग फ्लेक्सुरल भी बोलते हैं। ठीक है, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बी
बेंडिंग को मैं बी से डिनोट कर रहा हूँ, ये होता है 0.7 √FCK। ठीक है, ये आपका बेंडिंग को निकालने का फॉर्मूला होता है। इस पे आपको छोटा सा न्यूमेरिकल दे देगा कि इस ग्रेड का, जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दिया, बात करूँ अगर कि M20 ग्रेड का है कंक्रीट, M20 ग्रेड का कंक्रीट है, क्वेश्चन दे दिया, तो इसका बेंडिंग स्ट्रेस कितना होगा पूछ लिया। M20 है तो हमें FCK की वैल्यू मालूम चल गई 20 न्यूटन पर mm², ये हमें FCK की वैल्यू मालूम चल गई। FCK क्या है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है हमारा कंक्रीट का, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो हमें 28 दिन में जो हमें स्ट्रेंथ मिल रहा है वो हमारा ये है। ठीक है, हमें 20 न्यूटन पर mm² ये हमें मिल गया। अब क्या, अब हम सीधे इसको वैल्यू को पुट करेंगे, सिग्मा बी इक्वल टू 0.7 20, सिंपल से सॉल्व करेंगे हमारी सिग्मा बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, इससे हम लोग बेंडिंग मूवमेंट निकालते हैं, सॉरी बेंडिंग स्ट्रेस निकालते हैं। अब मैं बात करूं डायरेक्ट स्ट्रेस की, अब मैं बात कर रहा हूं डायरेक्ट स्ट्रेस की। दूसरा हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस है टेंसाइल में ही, डायरेक्ट स्ट्रेस होता क्या एक्चुअल में, किसी भी सब्सटेंस पे, कि जैसे कंक्रीट मैंने ले लिया, समझिए अब सपोज कि ये कंक्रीट है, इस पे मैंने डायरेक्टली जो इस पे स्ट्रेस लगा रहा हूँ मैं बाहर की तरफ, वो हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस होता है। वही बेंडिंग वाला मैं ऊपर की तरफ लगा रहा था, ये ऐसे कुछ बेंड करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, ये कुछ है कंक्रीट, समझिए कंक्रीट है, इस पे जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है यही आपका डायरेक्ट स्ट्रेस होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके मैं फॉर्मूले की बात करूं सिग्मा डी की, इसका फॉर्मूला होता है 0.55 टू 0.62 सॉरी 65 FB होता है। ठीक है, ये तो बात हुई डायरेक्ट स्ट्रेस की। इसमें पूछेंगे सर FB क्या है, FB अभी हमने निकाला जो आपका बेंडिंग स्ट्रेस, जो हमने अभी बेंडिंग स्ट्रेस निकाला था वो हमारा FB है। ठीक है, ये इन दोनों बीच में वेरी कर सकता है, इसलिए मैंने लिखा 0.5 से 0.65 तक है होती है इसकी वैल्यू। ये तो डायरेक्ट स्ट्रेस की बात हुई, हमने 3 देखा था, एक आपका बेंडिंग था, एक डायरेक्ट था, एक आपका स्प्लिट था। अब मैं तीसरी की बात कर रहा हूँ स्प्लिट की। इस पर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी कभी दे देगा क्वेश्चन आपका FCK की वैल्यू पूछ लेता है, फिर इसका हम लोग निकालते हैं, उसमें फिर बेंडिंग निकालते हैं, फिर इसका हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं। ठीक है, अब मैं तीसरी बात कर रहा हूँ स्प्लिट स्ट्रेस। ये क्या होता है, इसको निकालने का जो फॉर्मूला हमारा होता है वो होता है कुछ ऐसा, सिग्मा S इक्वल टू 0.66 √FB, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब FB क्या होता है इसमें, सेम वही हमारा बेंडिंग स्ट्रेस ये होता है। अब मैं कंपैरिजन अगर करूं मैं तीनों में, आपका डायरेक्ट, बेंडिंग और आपका स्प्लिट में, मैं तीनों कंपैरिजन करूं किसकी वैल्यू ज्यादा होती है, जो आपका अक्सर एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, तो मैं देखूंगा आपकी बेंडिंग की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, फिर जो आपकी होती है स्प्लिट की वैल्यू, फिर जो होती है आपकी डायरेक्ट, ये होती है, ये आपका अरेंजमेंट होता है। ठीक है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार आपका एग्जाम में पूछा गया है ये। आप SSC देख लीजिए या फिर RRB देख लीजिए, ये आपका अक्सर पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, ये तो बात ही आपकी टेंसाइल की। अब मैं कॉम्प्रेशन की बात कर रहा हूँ, अगर
अगर मैं कॉम्प्रेशन की बात करूं, दूसरा कॉम्प्रेशन हमने देखा था दो तरीके होते हैं, एक आपका बेंडिंग होता है, एक आपका डायरेक्ट होता है। तो हम इसकी बात कर लेते हैं। इसमें मैं पहला लिखता हूं, डायरेक्ट स्ट्रेस की मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं डायरेक्ट स्ट्रेस की बात कर रहा हूं, तो इसका सिंपल जो डायरेक्ट स्ट्रेस होता है इसका होता है कॉम्प्रेशन का, वो सिंपल आपका P बाई ए, फोर्स अपॉन एरिया। ये आपका कोई सब्सटेंस है, मैं थोड़ा 3D बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है, इस पे P इधर लग रहा है, P इधर लग रहा है, ठीक है। तो इसका जो एरिया ये होगा, जिसके परपेंडिकुलर ये है फोर्स लग रहा है, ये एरिया हम लेंगे और जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो, इससे हमें डायरेक्ट कॉम्प्रेशन स्ट्रेस मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस पर क्वेश्चन दे देता है कि आपके कोई भी कंक्रीट का एक क्यूब मैंने बनाया, उस पर मैंने इतना सपोज 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर का मैंने लोड लगा दिया, सॉरी 10 न्यूटन का मैंने लोड लगा दिया। इसका एरिया दे देगा या तो इसका डायमेंशन दे देगा कुछ, उससे आपको एरिया निकाल के फिर इसका एरिया से डिवाइड करना होगा, तो आपका ये डायरेक्ट स्ट्रेस निकल जाएगा, ठीक है। ये तो बात है डायरेक्ट स्ट्रेस की। अब मैं बेंडिंग की बात करूं, अगर मैं बेंडिंग की अगर बात करता हूं, कॉम्प्रेशन नहीं है, ठीक है। तो कुछ हमारा ऐसा शेप होता है, कोई भी मैंने कंक्रीट का कुछ बना दिया, एक मैंने ये क्यूब टाइप का बना दिया, क्यूबॉइड टाइप का, ठीक। ये मेरा सिचुएशन 1 है, जब मैंने कोई लोड नहीं लगाया है, S1 सिचुएशन 1, ठीक है, नो लोड। अब मैं इस पे लोड लगाता हूं, ठीक है। ये मेरा है, इसके ऊपर मैंने UDL लगा दिया, ठीक है, UDL, ठीक। तो ये फोर्स लगाने के बाद जो मैंने लगाया, इसका कुछ ऐसे ही बैंड हो जाएगा, कुछ यूं, सॉरी, कुछ ये बैंड हो जाएगा, ठीक है। जो डॉटेड लाइन है वो बैंड हो चुका है, वो है, ठीक है। ये बैंड हो जाएगा। तो इसके लिए क्या स्ट्रेस होता है, उसका फॉर्मूला हम देखते हैं। ये आपका सिग्मा FCK बाई 3 होता है, सिंपल सिग्मा FCK बाई 3 होता है इसकी वैल्यू, ठीक है। अब FCK क्या है आपका, कैरेक्टरिस्टिक, मैं इधर लिख देता हूं, FCK इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेस, ये होता है आपका, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जितनी होती है उसके बाई हम 3 कर देते हैं, ये आपका बेंडिंग निकल जाता है कॉम्प्रेशन में, ठीक है। अभी हम लोग उसके टेंसाइल की बात की थी, उसमें आपका दूसरा आया था, उसका आपका था 0.7 रूट FCK। ये आपका बेंडिंग का ही है, लेकिन ये टेंसाइल का है और ये कॉम्प्रेशन का है, ठीक है। ये आपका डिफरेंस है। मैं इस पर क्वेश्चन लगाता हूं, आपको ज़्यादा इजी वे में समझ आ जाएगा। ये आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या बोला है, M25 ग्रेड का कंक्रीट आपको दिया गया है और इसमें पूछा इस पे टेंसाइल स्ट्रेंथ, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ और बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ पूछा क्या होती है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, M25 है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितनी होगी, 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगी, ठीक है। ये हम जानते हैं, FCK की वैल्यू हमारी ये हो गई, ठीक। अब मैं बेंडिंग की बात करूं,
बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ की वो क्या होती है आपकी बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ 0.7 रूट FCK। ये हमारा फॉर्मूला होता है बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ का। इसमें हम क्या करते हैं 0.7 पुट करते हैं रूट 25 का हम निकालेंगे 5 होता है 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आपका बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ निकल कर गया। ठीक है, अगर मैं बात करूं फिर मुझे निकालना अब स्प्लिट टेंसाइल। ठीक है, इसकी बात करूं ये आपकी होती है रूट 6.66 FCK सॉरी FB। ये बेंडिंग पे डिपेंड करता है, इसलिए मैंने पहले बेंडिंग निकाला है। ठीक है, तो बेंडिंग की वैल्यू आ गई हमारी 3.5 इंटू 0.66। इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 2.310 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ गई आपकी वैल्यू। ठीक है, ये आपकी इतनी वैल्यू आ गई 2.31। अब लास्ट वाला जो बचता है डायरेक्ट मैं इसकी बात कर लेता हूँ। इसका फॉर्मूला क्या होता है 0.55 टू 0.65 FB। ये भी बेंडिंग में डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं इसका हाईएस्ट वैल्यू ले लेता हूँ ये 0.65। अगर हाईएस्ट पे सेफ हो गया तो मैं लोएस्ट पे तो सेफ ही होगा, जाहिर सी बात है। तो मैं FB लिया मैंने 3.5, ये भी मैंने निकाला 2.275 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो हम इस वैल्यू से देख सकते हैं सबसे ज़्यादा आपकी वैल्यू आती है बेंडिंग की, फिर आती है आपकी स्प्लिट टेंसाइल की, फिर आती है आपकी डायरेक्ट टेंसाइल की। ठीक है, अगर मैं बात करूं वही जो मैंने आपको लास्ट बताया था जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसकी वैल्यू सबसे बड़ी होती है, फिर इसकी वैल्यू होती है, फिर इसकी वैल्यू होती है। फिर मैंने एक एग्जाम्पल शुरू समझ लिया। अब मैं कॉम्प्रेशन की एग्जाम्पल लेके समझते हैं हम। अगर सेम मैं यही वैल्यू लेता हूँ M25 ग्रेड का मेरे पास कंक्रीट है। ठीक है, अब मुझे निकालना है, ये मैं हटा देता हूँ, टेंसाइल में मुझे कॉम्प्रेशन निकालना है। ठीक है, यहाँ पर मैं कॉम्प्रेशन लिख देता हूँ। ठीक, अब मुझे कॉम्प्रेशन निकालना है तो क्या होगा वैल्यू रूट FCK मेरा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ गया आपका। ठीक है, जो गिवन है इसके ग्रेड के। मैं बात करता हूँ अगर डायरेक्ट की, तो इसमें हमको एक चीज और ऐड करना होगा, कितना फोर्स लग रहा है, क्योंकि फोर्स पे डिपेंड करता है ना, कितना फोर्स लग रहा है। मैं मान लूँ एज्यूम कर लूँ 10 न्यूटन का फोर्स मैं लगा रहा हूँ इसके ऊपर, तो चलो भैया ठीक है 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो इसका जो डायरेक्ट वैल्यू होगी सिग्मा डी की P/E होता है मेरा P, जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ एक्सटर्नली मैंने 10 लगाया था, तो इसकी एरिया मैं सपोज कर लिए मान लेता हूँ 2 mm स्क्वायर, ये मैंने ले लिया एरिया 2, तो मेरा आंसर आ गया 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मेरा आंसर आ गया 5 न्यूटन mm स्क्वायर। ठीक है, अब मैं बेंडिंग की अगर मैं बात करूं, बेंडिंग में क्या होता है रूट FCK डिवाइड बाय 3, ये हमारा बेंडिंग होता है। FCK की वैल्यू मैंने यहाँ 25 निकाला है बाय 3। अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ ये आएगा आपका 8.33 समथिंग कुछ आएगा।
ये आपकी वैल्यू हो गई बेंडिंग जो कॉम्प्रेशन के था, ठीक है, बेंडिंग कॉम्प्रेशन में, और ये डायरेक्ट आपका कॉम्प्रेशन में, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल हुआ। तो आज की क्लास में यही बाइंड अप करता हूँ। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि जेल वाटर जेल रेशियो क्या होता है, इसको किसने दिया था, इसका फॉर्मूला क्या था, इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी, तो इसके लिए मैं अलग से एक लेक्चर ही बनाऊंगा आगे लेक्चर। तो आज मैं यहीं तक बाइंड अप करता हूँ। आपको कैसा लगा लेक्चर प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा मुझे, और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।